हेलो एवरीवन। तो हमने जो है वो अभी तक 4 क्लासेस कंप्लीट कर ली है और हम अभी जो है वो पार्ट 5 डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। उसके साथ क्या है कि आज शाम तक आपको जो है वो टेलीग्राम के ऊपर एक मॉक टेस्ट मिलेगा। ठीक है, एक मॉक टेस्ट मिलेगा, थोड़े से अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चन उसके अंदर में आपको देखने को मिलेंगे और पूरे 100 क्वेश्चन होंगे। अपना टेक्निकल पार्ट भी होगा और नॉन टेक्निकल पार्ट भी जो है उसके अंदर होगा। तो आपको क्या करना है कि आपको उस टेस्ट को लगाना है। ठीक है, और टाइमिंग सेट करनी है, मोबाइल के अंदर टाइमिंग सेट करके और फिर उस क्वेश्चन पेपर को सोल्व करना है और फिर देखना है कि आपका स्कोर कितना आ रहा है। ठीक है, फिर जब आप इसको सोल्व कर लेंगे तो बाद में हम यूट्यूब के ऊपर इसका वीडियो सॉल्यूशन भी जो है वो डाल देंगे। तो ये काम आपको करना है। अगर इसके आंसर की बात करें तो कल आपको जो है वो इसकी आंसर की मिल जाएगी। दूसरी बात, और फिर आपको क्या करना है कि इस पेपर को पूरा सोल्व करना है। देन उसके बाद जो भी इसमें डाउट आते हैं उस पर आपको रिसर्च करनी है और उस टॉपिक को आपको जो है वो अच्छे से पढ़ना है। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि जो भी CRM क्वेश्चन आएंगे वो इसी मॉक टेस्ट से आएंगे, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन उठाए गए हैं वो हर एक टॉपिक से जो है वो क्वेश्चन उठाए गए हैं। मेन बात तो ये, और दूसरा वो जो टॉपिक से क्वेश्चन आया है उस टॉपिक के आसपास के क्वेश्चन भी जो है वो आपको देखने हैं। इस तरीके से जो है वो आप इस क्वेश्चन पेपर को करेंगे। तो पहले सिंपली आपको पेपर सोल्व करना है और अपना स्कोर निकालना है। देन उसके बाद जो गलत हुए उनको आप बुक से पढ़ो और उनके आसपास की चीज़ें भी पढ़ो। बाकी बाद में मैं जो है वो इसका जो सॉल्यूशन है वो भी डाल दूंगा। और अभी जो मेरे यहाँ एम्स बिलासपुर में जो भी टेक्नीशियन जो JMLT सेलेक्ट हुए हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि रैंक 2 है और रैंक 66 है और मैं भी हूँ, तो हमने सब ने मिल के जो है वो ये मॉक टेस्ट प्रिपेयर किया है। तो आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे और घटिया क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे, थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे। तो शायद आपको टाइम ज़्यादा लग सकता है, लेकिन आप टाइम को थोड़ा सा मैनेज करके और इस टेस्ट पेपर को सोल्व करना, तो आपको बहुत सारा बेनिफिट होगा। देन उसके बाद हम इसका सोल्यूशन डाल देंगे। अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारी 5th वीडियो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये है कि विडाल टेस्ट इज डन फॉर डायग्नोसिस ऑफ विच बैक्टीरिया। विडाल टेस्ट हम जो है वो किसके लिए यूज़ करते हैं? तो सभी को पता है विडाल टेस्ट हम करते हैं किसके लिए? टाइफाइड के लिए। ठीक है, टाइफाइड फीवर के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, और ये कौन कोज करवाता है? तो वो करवाता है साल्मोनेला टाइफी। कौन? साल्मोनेला टाइफी जो है वो क्या कोज करवाएगा? टाइफाइड फीवर कोज करवाएगा। और उसके लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं? विडाल टेस्ट जो है वो हम करने का काम करते हैं। बाकी अगर ऑप्शंस की बात करें तो प्रोटीज के लिए आपको याद रखना है क्या कि इसके अंदर जो है वो कौन सी मोटिलिटी मिलेगी? तो प्रोटीज जो है वो स्वार्मिंग मोटिलिटी शो करता है। ठीक है, ये स्वार्मिंग मोटिलिटी शो करता है। प्रोटीज के बारे में एक बात ये हो गई। सिगेला जो है वो ये क्या करेगा? सिगेला कोज करवाता है बेसिलरी डाइसेंट्री। ठीक है, एक अपना होता है कौन सा? एक होता है अमीबिक डाइसेंट्री। ठीक है, अमीबिक डाइसेंट्री कोज कराता है अपना एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। ठीक है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। और जो बेसिलरी डाइसेंट्री है वो कोज करवाएगा कौन? सिजेला। ये एक क्वेश्चन हो गया। और जो इकोलाई बैक्टीरिया है वो हमारी बॉडी के अंदर, हमारे गट के अंदर एज ए कॉमनसल रहता है। तो ये आपको इकोलाई के बारे में याद रखना है। तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसके अंदर हमारा आंसर आ जाएगा 3rd वाला, साल्मोनेला टाइफी, जो क्या कोज करवाएगा? टाइफाइड फीवर कोज करवाएगा। और उसके लिए हम टेस्ट कौन सा करेंगे? तो वो है विडाल टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि ग्रोथ हार्मोन इज इनहिबिटेड बाय, कि जो ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है किससे? ये होता है अपना कौन सा? एंटीरियर पिट्यूटरी से। ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन सा होगा? ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट होगा। तो इसको इनहिबिट कौन करता है? तो जो सोमेटोस्टेटिन हार्मोन है वो रिलीज होगा किससे? पैंक्रियाज से। ठीक है, पैंक्रियाज से होगा। ये क्या करेगा कि ये ग्रोथ हार्मोन को जो है वो इनहिबिट करेगा। तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा? फर्स्ट आ जाएगा, सोमेटोस्टेटिन। ठीक है, अब जो TSH हार्मोन है वो आपको पता है कहाँ से रिलीज होगा? ये भी जो है वो अपनी एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होगा। और जो ग्लूकोकोर्टिकोइड और जो एपिनेफ्रिन है वो कहाँ से होंगे? वो अपने एड्रीनलिन ग्लैंड से जो है वो ये सिक्रीट होंगे। अब अगर एड्रीनलिन ग्लैंड की बात करें, ठीक है, एड्रीनलिन, तो ये ग्लैंड कहाँ मिलेगी? तो ये जो है वो हमारी जो दोनों किडनी है उसके ऊपर एक केप जैसी स्ट्रक्चर में मिलेगी। ठीक है, एड्रीनलिन ग्लैंड। अब ये हार्मोन कौन सा सिक्रीट करती है? तो ये देखो, एड्रीनलिन जो ग्लैंड है उसके मेनली 2 पार्ट होंगे। एक तो कौन सा होगा? जो बीच का पार्ट होगा जिसको बोलेंगे मेड्यूला।
ठीक है, मेडुला पार्ट। और एक जो बाहर का जो पेरीफेरी का पार्ट होगा उसको बोलेंगे कोर्टेक्स। ठीक है, अब जो मेडुला पार्ट है उससे मेनली 2 हार्मोन सिक्रीट होंगे। कौन से? पहला होगा कौन सा? एड्रीनलिन। एड्रीनलिन, इसको क्या बोलते हैं? एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं। और दूसरा कौन सा होगा? नोर एड्रीनलिन। ठीक है, इसको नोर एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं। और जो कोर्टेक्स है उससे मेनली जो है वो 3 टाइप के हार्मोन सिक्रीट होते हैं। ठीक है, पहला जिसको बोलते हैं हम क्या? ग्लूकोकोर्टिकोइड। ग्लूकोकोर्टिकोइड। अब इसके लास्ट में जो है वो ओइड आ रहा है, इसका मतलब ये जो हार्मोन होंगे वो स्टीरोइड जो है वो टाइप के होंगे। ठीक है, तो ग्लूकोकोर्टिकोइड में आएगा अपना कौन सा? कोर्टिसोल, एक ही हार्मोन आएगा। नेक्स्ट होगा इसका मिनरेलोकोर्टिकोइड। मिनरेलोकोर्टिकोइड, अब इसके लास्ट में भी ओइड आ रहा है, मतलब ये भी हार्मोन जो होगा वो कैसा होगा? स्टेरॉइड होगा। ठीक है, और इसके नाम में आ रहा है मिनरेलो, यानी कि ये मिनरल्स को जो है वो कंट्रोल करेगा। और इसके अंदर कौन सा हार्मोन आएगा? तो इसके अंदर आएगा कौन सा? एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन क्या करता है कि ये जो हमारा जो बॉडी है उसके अंदर सोडियम बैलेंस का काम करता है। ठीक है, सोडियम के बैलेंस को कौन कंट्रोल करेगा? एल्डोस्टेरोन करेगा। और ग्लूकोकोर्टिकोइड में ग्लूकोज आ रहा है, तो इसका मतलब जो कोर्टिसोल है वो ग्लूकोज के लेवल को जो है वो कंट्रोल करेगा। और कोर्टिसोल का एक दूसरा नाम भी है, वो क्या है? वो है लाइफ सेविंग हार्मोन भी इसको बोलते हैं। किसको? कोर्टिसोल को। और लास्ट जो तीसरा हार्मोन होगा कोर्टेक्स से, वो होगा कौन सा? सेक्स हार्मोन्स। तो जो कुछ सेक्स हार्मोन्स हैं वो भी जो है वो कुछ टाइम के लिए एड्रेनलिन के कोर्टेक्स से सिक्रीट होते हैं, ये आपको याद रखना है। तो ये मेनली बात किसकी होगी? एड्रेनलिन की। और अगर ग्रोथ हार्मोन इज इनहिबिटेड बाय, ग्रोथ हार्मोन किससे इनहिबिट होगा? तो उसका आंसर होगा सोमेटोस्टेटिन, जो कि पेंक्रियाज से रिलीज होगा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है विच इज द फॉलोइंग एंटीकोगुलेंट ट्यूब नीड टू कलेक्ट सैंपल ऑफ HbA1c। जो HbA1c अपना टेस्ट है उसके लिए हम जो सैंपल लेंगे वो कौन सी वायल में लेंगे, मेनली ये पूछा गया है। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि HbA1c होता क्या है। तो देखो HbA1c को एक दूसरा नाम भी है, उसको बोलते हैं ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन बोलते हैं। ठीक है, हीमोग्लोबिन तो होता ही है, उसके ऊपर अगर ग्लूकोज या फिर कार्बोहाइड्रेट पार्ट अगर ऐड हो जाए तो उसको बोलते हैं ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन जो है वो आपने पढ़ा होगा बहुत सारे टाइप का होता है, जैसे कि हीमोग्लोबिन A1, A2 और HbF, है ना, फीटल हीमोग्लोबिन। तो इस तरीके से हीमोग्लोबिन होते हैं। तो जो A1 है उसके भी सब टाइप है, A1A, A1B। तो जो HbA1c है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन बोलते हैं। अब ये क्या करता है कि जो हमारे जो ब्लड है उसके अंदर जो लास्ट 3 महीने का जो ग्लूकोज लेवल है उसके अकॉर्डिंग ग्लूकोज जो है वो हीमोग्लोबिन के ऊपर आकर चिपक जाती है या ऐड हो जाती है, और उसी को हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन बोलते हैं। तो अगर हमें लास्ट 3 मंथ के ग्लूकोज लेवल का पता करना हो कि लास्ट 3 महीने में ग्लूकोज का लेवल कितना बढ़ा और कितना घटा है, तो उसके लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं? HbA1c टेस्ट जो है वो हम करते हैं। अब देखो इसके लिए हम यूज़ करेंगे कौन सा? EDTA वाइल जो है वो इसके लिए हम यूज़ करते हैं। तो ये हो गया। सोडियम फ्लोराइड हम किसके लिए यूज़ करेंगे? तो ये हम करेंगे किसके लिए? जो ग्लूकोज टेस्ट होंगे ना, ग्लूकोज वाले टेस्ट, उसके लिए यूज़ करेंगे। हिपेरिन हम मेनली यूज़ करते हैं एक तो किस में? OFT में, है ना, इसको बोलते हैं ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट में। और दूसरा हिपेरिन का हम यूज़ करते हैं बोन मेरो सैंपल में। ठीक है, जो बोन मेरो सैंपल होंगे उनके लिए हम जो है वो हिपेरिन वाइल का यूज करेंगे। और सोडियम सिट्रेट जो है ना, सोडियम सिट्रेट का यूज हम करेंगे किसमें? जो कोगुलेशन टेस्ट है उसके अंदर हम इसका यूज करेंगे। किसमें? कोगुलेशन टेस्ट। ठीक है, जैसे कि अपने पास PT है, BT, APTT, है ना, तो इन सब टेस्ट के अंदर हम जो है वो सोडियम सिट्रेट वाइल का यूज़ करेंगे। और HbA1c के लिए हम यूज़ करेंगे EDTA सैंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि मेड्यूसा हेड कॉलोनी इज फाउंड इन, कि जो मेड्यूसा हेड टाइप की कॉलोनी है वो किसके अंदर देखने को मिलेगी? तो देखो जब एंथ्रेक्स जो होता है ना, जिसको हम बोलते हैं क्या? बेसिलस एंथ्रेसिस, जब इस वाले बैक्टीरिया को हम किस पे ग्रो करवाते हैं? जब ब्लड एगार के ऊपर ग्रो करवाते हैं। ठीक है, ब्लड एगार के ऊपर ग्रो करवाते हैं, तब हमें जो कॉलोनी देखने को मिलती है वो किस टाइप की मिलेगी? वो मेड्यूसा हेड टाइप की जो है वो देखने को मिलेगी। इसलिए मेड्यूसा हेड कॉलोनी किस में मिलेगी अपने को? एंथ्रेक्स के अंदर मिलेगी। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो गया।
बाकी अगर क्लोस्ट्रीडियम की बात करें तो इसके अंदर हमें मिलेगी, इसके अंदर जो कॉलोनी देखने को मिलेगी तो इसके अंदर अपने को ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस की कॉलोनी मिलेगी। ये आपको याद रखना है। सीधा क्वेश्चन आता है कि ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस की कॉलोनी किस में मिलेगी, तो क्लोस्ट्रीडियम में। साथ में ये जो कॉलोनी होगी उसके अंदर हमें देखने को मिलेगा डबल जोन हिमोलिसिस। तो दो क्वेश्चन जो है वो किसके बारे में हो गए, ये हो गए क्लोस्ट्रीडियम के बारे में। और अगर स्यूडोमोनास की बात करें तो स्यूडोमोनास के लिए आप याद रख सकते हैं कि इसमें ग्रीन कलर की कॉलोनी मिलेगी, ठीक है, ग्रीन कलर की कॉलोनी मिलेगी, क्योंकि स्यूडोमोनास जो है वो ग्रीन कलर के पिगमेंट सिक्रीट करता है, इसीलिए इसके अंदर जो है वो ग्रीन कलर की कॉलोनी मिलेगी। और इकोलाई मैंने आपको बताया कि इसको कोलीफॉर्म बैक्टीरिया बोलते हैं, ये हमारी गट के अंदर जो है वो मिलता है। तो ये बात किसकी होगी, मेडुसा हेड कॉलोनी की बात होगी। और ये किस में मिलेगा, तो ये एंथ्रेक्स के अंदर ये जो है वो कॉलोनी देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है माइकोप्लाज्मा आर डिफरेंट फ्रॉम अदर बैक्टीरिया, कि माइकोप्लाज्मा जो है वो दूसरे बैक्टीरिया से किस तरीके से जो है वो डिफरेंट है। तो देखो जितने भी बैक्टीरिया है उसके अंदर एक तो सेल वॉल, ठीक है, सबसे बाहर सेल वॉल मिलेगी और उसके बाद जो है वो सेल मेम्ब्रेन मिलेगी। लेकिन जो माइकोप्लाज्मा है उसकी खास बात यह है कि उसके अंदर ये सेल वॉल नहीं मिलती है, ठीक है। तो हम ऑप्शन को पढ़ते हैं कि माइकोप्लाज्मा आर डिफरेंट फ्रॉम अदर बैक्टीरिया बाई प्रेजेंस ऑफ काइटिन इन सेल वॉल। तो सेल वॉल तो है नहीं, तो काइटिन का तो सवाल पैदा नहीं होता है ना, तो ये गलत हो गया। प्रेजेंस ऑफ टिकोइक एसिड इन सेल वॉल, तो ये भी गलत हो गया। प्रेजेंस ऑफ लिपोप्रोटीन, ये भी गलत हो गया। और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल इटसेल्फ, यानी कि इसके अंदर सेल वॉल नहीं मिलती है, तो इसका आंसर कौन सा हो गया, फोर्थ आंसर हो गया एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। देखो माइकोप्लाज्मा में एक क्वेश्चन और पूछते हैं कि हमारी जितनी भी एंटीबायोटिक्स है, ठीक है, जो मोस्ट ऑफ एंटीबायोटिक्स है, एंटीबायोटिक्स वो मेनली किस पे काम करती है, वो मेनली जो है वो सेल मेम्ब्रेन को डैमेज करती है, ठीक है। और उसी से वो क्या करेगी कि वो एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया को जो है वो उसकी ग्रोथ को रोकेगी, तो ये इसका काम होगा एंटीबायोटिक्स का। अब जबकि माइकोप्लाज्मा के अंदर सेल वॉल है ही नहीं, तो इस पे किसी भी एंटीबायोटिक का असर बिल्कुल नहीं होगा, है ना। तो क्वेश्चन ये बनता है कि इनमें से कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है जिसके ऊपर एंटीबायोटिक्स काम नहीं करती, तो उसका आंसर होगा कौन सा, माइकोप्लाज्मा। रीज़न ये होगा कि इसके अंदर सेल वॉल जो है वो क्या होती है, एब्सेंट होती है। और इस क्वेश्चन का जो है आंसर हो जाएगा कौन सा, फोर्थ, एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि एनएरोबिक जार और चैम्बर्स आर ऑफन यूज्ड टू कॉन्जुगेशन विद सर्टेन कल्चर मीडिया, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ यूजिंग दीज जार्स और चैम्बर्स। इसने बोला है कि कुछ जार और चैम्बर है उसके साथ हम कल्चर मीडिया को उसके अंदर रखते हैं और उसका यूज़ करते हैं। तो इसने पूछा है कि ये जो जार और जो चैम्बर है उसका काम क्या है, ठीक है। तो देखो इसने बोला हुआ है कि एन एरोबिक जार, अब जैसे कि नाम में है एन एरोबिक, यानी कि एन एरोबिक कंडीशन के लिए होगा, ठीक है। एन एरोबिक का मतलब होता है हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो क्या होगी, ऑक्सीजन बिल्कुल ही एब्सेंट होगी, ठीक है। ऑक्सीजन एब्सेंट होने को क्या बोलते हैं, एन एरोबिक बोलते हैं। तो इन जार का यूज ही यही होगा कि हम एन एरोबिक मीडियम जो है वो क्रिएट कर पाएँ। अब ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है टू प्रोवाइड ए कार्बन डाइऑक्साइड रिच एनवायरनमेंट, तो बिल्कुल गलत बात है, हमें ऑक्सीजन को रिमूव करना है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ाना है। दूसरा है टू इंक्रीज ह्यूमिडिटी, तो ये भी गलत है, ह्यूमिडिटी को हम क्यों बढ़ाएंगे, एन एरोबिक का इससे कोई कनेक्शन नहीं है। टू क्रिएट एन ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट, अब ये सही है, ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट क्रिएट करने को ही क्या बोलते हैं, एन एरोबिक बोलते हैं, तो ये ऑप्शन इसका सही हो गया। लास्ट है टू मेंटेन ए हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर का इसमें कोई रोल है नहीं, है ना, तो आंसर आ जाएगा कौन सा, थर्ड आंसर। अगला अपने पास है डोनोवानियसिस डिजीज इज कॉज्ड बाई, ठीक है। अब कुछ लोग क्या करेंगे कि जैसा कि नाम में है डोनोवानियसिस और ऑप्शन पढ़ेंगे लिस्मानिया डोनोवानी, तो पहला ऑप्शन को टिक कर देंगे, है ना, ये डोनोवानी और डोनोवानियसिस मैच कर लेंगे, जबकि ऐसा नहीं है, इतना सिंपल होता तो हम इसको डालते ही नहीं, है ना। तो देखो ये तो डोनोवानियसिस डिजीज़ है, ये कोज करता है अपना कौन सा, क्लेब्सिella ग्रेन्युलोमेटिस, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड आंसर हो जाएगा। अब ये जो लिस्मानिया डोनोवानी है इसके बारे में बात करें तो ये कोज करता है अपना कौन सा, काला अजार, ये काला अजार डिजीज़ जो है वो अपने अंदर कोज करता है, ठीक है। इसका दूसरा नाम है VL डिजीज़, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है विसरल लिस्मानियसिस, विसरल लिस्मानियसिस जो है वो ये कोज करने का काम करता है। इसका दूसरा नाम है काला अजार, ठीक है।
क्लोस्ट्रीडियम के बारे में मैंने आपको कुछ चीज़ें बता रखी है। ये एन एरोबिक बैक्टीरिया है ना, ये बहुत ही फेमस है कि एन एरोबिक बैक्टीरिया पूछे तो क्लोस्ट्रीडियम तो उसमें मिलेगा ही मिलेगा। और लास्ट जो हमारे पास ऑप्शन है हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम, ये एक टाइप की क्या है, फंजाई है। ठीक है, हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम एक टाइप की क्या है, ये फंजाई। और फंजाई में भी ये कौन सी है, तो ये डाईमोर्फिक फंजाई है। ठीक है, डाईमोर्फिक फंजाई है। अब डाईमोर्फिक फंजाई क्या होती है, देखो कुछ फंजाई होती है मोल्ड, कुछ होती है यीस्ट, लेकिन कुछ ऐसी फंजाई है जो कि मोल्ड और यीस्ट दोनों टाइप की होती है, दोनों मॉर्फोलॉजी शो करती है, उसी को बोलते हैं डाईमोर्फिक फंजाई। अब ये हिस्टोप्लाज्मा जो है वो एक टाइप की डाईमोर्फिक फंजाई है। कहने का मतलब ये है कि जब इसकी जो मोल्ड फॉर्म होगी, है ना, ये 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ये जो है वो मोल्ड फॉर्म में मिलेगी, और 37 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ये किस में मिलेगी, ये अपनी यीस्ट फॉर्म के अंदर देखने को मिलेगी। तो दोनों फॉर्म जो है वो इसके अंदर देखने को हमें मिल सकती है या मिलेगी, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, डाईमोर्फिक फंजाई बोलते हैं। ठीक है, अब 37 डिग्री सेल्सियस किसका होता है, तो ये अपने टिश्यू का होता है। ठीक है, तो अपने टिश्यू के अंदर जो है ये यीस्ट फॉर्म में मिलेगी, और वैसे नॉर्मली जो है वो रूम टेम्परेचर पर ये मोल्ड फॉर्म में मिलेगी। तो ये है। और दूसरा, फंजाई को हम जो है वो कौन से मीडिया के ऊपर ग्रो करवाते हैं, तो वो है कौन सा, SDA एगार। ठीक है, SDA मीडिया या SDA एगार के ऊपर इसको ग्रो करवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि विच इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट मेथड फॉर M ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट कौन सा होगा। तो देखो, गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट वो होता है जो कि हाईली एक्यूरेट हो। ठीक है, जिसमें हाईली एक्यूरेट हो और सेंसिटिव भी हो, है ना। सबसे अच्छा टेस्ट अगर कोई होगा तो वो कौन सा होगा, गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। किसी भी बैक्टीरिया के लिए, वायरस के लिए, किसी पैरासाइट के लिए, सब के लिए अलग अलग अपना अपना गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, जो कि सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक होता है। ठीक है, अब इसमें ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला है कौन सा, CBNet, ये सुना होगा आपने, CBNet एक टेस्ट होता है टीबी के लिए। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होगी कौन सी, कार्ट्रेज बेस्ड न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट। ठीक है, जैसे कि नाम में आ रहा है न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन। ठीक है, अब न्यूक्लिक एसिड का एम्प्लीफिकेशन हम कौन से टेस्ट में करते हैं, PCR में। तो ये टेस्ट जो है वो किसके ऊपर बेस होगा, ये PCR के ऊपर बेस होगा। अब देखो, इसकी सेंसिटिविटी थोड़ी सी कम होती है। ठीक है, इसीलिए इसको हम गोल्ड स्टैंडर्ड नहीं मान सकते टीबी के लिए, जबकि होता किसके लिए, टीबी के लिए। दूसरा है PCR। ठीक है, PCR भी इतना ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है। ठीक है, इसलिए इसको भी नहीं मानेंगे, लेकिन टीबी के लिए PCR भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है अपना कौन सा, AFB, इसको बोलते हैं एसिड फास्ट स्टेन। एसिड फास्ट स्टेन, ये इसको ZN स्टेन बोलते हैं, ZN स्टेन, जील नील्सन स्टेन बोलते हैं। ये भी टीबी के लिए होता है। ठीक है, अब ये कोई फिक्स नहीं है कि टीबी के लिए होता है। जो बाकी जो एसिड फास्ट बेसिलाई है, जो एसिड फास्ट बैक्टीरिया है, उनके लिए भी जो है हम क्या करते हैं, AFB टेस्ट करते हैं। तो ये भी कोई स्पेसिफिक नहीं है। लेकिन जो कल्चर मेथड है, ठीक है, तो जो कल्चर मेथड है वो इस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड होता है। और कौन से जो मीडिया है उसके ऊपर ग्रो करवाते हैं, तो वो है LG मीडिया। ठीक है, तो कोई पूछ ले कि MTB के लिए या माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट कौन सा है, तो वो कौन सा होगा, कल्चर मेथड। और इसको किस मीडिया पे ग्रो करवाएंगे, तो LG मीडिया के ऊपर इसको ग्रो करवाएंगे। इसकी फुल फॉर्म होगी लोवेनस्टीन जेन्सेन मीडिया। ठीक है, अब इसके अंदर ग्रो होने में टाइम ज़रूर लगता है। ठीक है, जैसे कि इसमें 3 से 8 वीक लगते हैं, है ना। इसके ऊपर जो अपना टीबी बैक्टीरिया है उसको ग्रो होने में 3 से 8 वीक लगेंगे। लेकिन ये क्या होगा, ये हाईली स्पेसिफिक होगा। ठीक है, और सेंसिटिव भी होगा, हाईली सेंसिटिव होगा। इसकी जो सेंसिटिविटी है वो भी क्या होगी, हाई होगी। इसीलिए इसको क्या बोल देंगे हम, गोल्ड स्टैंडर्ड बोल देंगे। ठीक है, तो इसका आंसर भी कौन सा हो जाएगा, 4th हो जाएगा, कल्चर मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि द पैरासाइट विच कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल इन सिंगल होस्ट, इनमें से कौन सा पैरासाइट है जो कि एक सिंगल होस्ट के अंदर जो है वो अपनी लाइफ साइकिल पूरा करता है। तो सबसे पहला ऑप्शन क्या है, फेसियला हिपेटिका। ठीक है, हिपेट किसको बोलते हैं, लीवर को बोलते हैं। इसीलिए इस वाले जो पैरासाइट को है वो क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे लीवर फ्लूक। इसका दूसरा नाम है लीवर फ्लूक। एक बात ये हो गई। दूसरी बात, ये वाला जो पैरासाइट है ये 2 होस्ट में अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करेगा।
2 होस्ट। अब 2 होस्ट में पहला होस्ट आपको पता है कौन सा होगा, डेफिनेटिव होस्ट होगा, ठीक है, वो होता है इसके अंदर कौन सा, ह्यूमन। और दूसरा होगा अपने पास कौन सा, इंटरमीडिएट होस्ट, इस केस में वो कौन होगा, वो होगा स्नेल, ठीक है। तो ये 2 होस्ट में अपना काम पूरा करेगा। दूसरा है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, इसका तो सबको पता है, ठीक है, जो कि मलेरिया कोज करता है। तो इसका डेफिनेटिव होस्ट कौन होगा, तो वो होगा फीमेल एनोफिलीज, ओके। और इसका जो इंटरमीडिएट होस्ट है वो कौन होगा, वो होगा ह्यूमन। तो इसमें भी 2 होस्ट होंगे। अब जो टीनिया है ना, अब टीनिया के अंदर 2 आते हैं, एक तो टीनिया सेजिनेटा और एक आता है अपना कौन सा, टीनिया सोलियम, ओके। टीनिया सेजिनेटा के अंदर और टीनिया सोलियम के अंदर, दोनों के अंदर जो है वो 2-2 होस्ट होंगे, ठीक है। इसका डेफिनेटिव होस्ट होगा और एक होगा इंटरमीडिएट, इसका भी एक डेफिनेटिव होस्ट होगा और एक होगा इंटरमीडिएट होस्ट। सेजिनेटा के केस में जो डेफिनेटिव होस्ट है वो होगा कौन सा, ह्यूमन। और सोडियम के केस में भी ये कौन होगा, डेफिनेटिव होस्ट क्या होगा, ह्यूमन होगा। इन दोनों केस के अंदर डेफिनेटिव होस्ट सेम है, कौन है, ह्यूमन, ठीक है। अब डेफिनेटिव और इंटरमीडिएट होस्ट का मतलब ये होता है कि जो भी पैरासाइट है वो सेक्सुअल साइकिल जिस मतलब होस्ट के अंदर कंप्लीट करता है उसको बोलते हैं डेफिनेटिव होस्ट, और एसेक्सुअल साइकिल जिसमें कंप्लीट करेगा उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट होस्ट। तो इन दोनों में जो डेफिनेटिव होस्ट है वो ह्यूमन होगा और जो इंटरमीडिएट होस्ट होगा वो सेजिनेटा के अंदर तो होगा कौन सा, काउज या फिर कैटल्स इनको बोल सकते हैं, ठीक है। और सोलियम के अंदर ये कौन सा होगा, ये होगा पिग्स, ठीक है, सूअर होंगे। तो ये टीनिया की बात हो गई। इसमें भी कितने होस्ट होंगे, 2 होस्ट होंगे। लेकिन जो एस्केरिस है वो हमेशा एक होस्ट के अंदर अपना लाइफ साइकिल पूरा करेगा, सिंगल होस्ट। वो होस्ट कौन सा होगा, वो होस्ट होगा कौन सा, हमारा ह्यूमन, ठीक है। तो इसने पूछा है कि कौन सिंगल होस्ट के अंदर अपना लाइफ साइकिल पूरा करेगा, तो आंसर आ जाएगा कौन सा, 4th एस्केरिस। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द प्राइमरी यूज ऑफ रोमानोवस्की स्टेन्स इन मेडिकल लेबोरेटरी। अब देखो जो रोमानोवस्की स्टेन है उसकी खास बात आपको पता है, ठीक है, क्या, इसके अंदर 2 पार्ट होंगे। एक तो होगा एसिडिक पार्ट और एक होगा कौन सा, बेसिक पार्ट या बेसिक डाई होगी। एक डाई एसिडिक होगी और एक डाई अपनी बेसिक डाई होगी। तो जो एसिडिक डाई होगी वो सेल के बेसिक पार्ट को स्टेन करेगी और जो सेल का बेसिक पार्ट होता है वो कौन होगा, साइटोप्लाज्म, ठीक है। और न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, अपने न्यूक्लिक एसिड, यानी कि न्यूक्लियस जो है वो एसिडिक नेचर का होता है, इसलिए इस डाई का जो बेसिक पार्ट है वो किसको स्टेन करेगा, वो करेगा न्यूक्लियस को, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। और जितने भी रोमानोवस्की स्टेन है उनके एग्जाम्पल आपको पता होने चाहिए, जैसे कि जिम्सा स्टेन, दूसरा जैसे कि जेनर स्टेन, ये सारे के सारे एग्जाम्पल है रोमानोवस्की स्टेन के। तीसरा है कौन सा, राइट स्टेन, ठीक है। और एक है लिस्मान स्टेन, ऐसे 1-2 और भी है, लिस्मान स्टेन। तो ये एग्जाम्पल है किसके, रोमानोवस्की के। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ द प्राइमरी यूज ऑफ रोमानोवस्की स्टेन। तो ऑप्शन में है कि मेजरिंग कोलेस्ट्रॉल लेवल, तो बिल्कुल गलत है, स्टेन में कोलेस्ट्रॉल का कोई रोल नहीं है। नेक्स्ट है स्टेनिंग ब्लड स्मीयर्स फॉर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, यानी कि जो ब्लड स्मीयर्स हैं उनको जब हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो उससे पहले जो है वो उस स्मीयर को रोमानोवस्की स्टेन से स्टेन करेंगे। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है डिटरमाइनिंग ब्लड क्लोटिंग टाइम, तो ये तो गलत है। क्लोटिंग टाइम के लिए अपने पास बहुत सारे मेथड हैं और मेजरिंग ब्लड क्लोटिंग टाइम ये भी सेम ही है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 2nd, स्टेनिंग ब्लड स्मीयर्स फॉर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि हैंड हाइजीन शुड बी परफॉर्म्ड, कि हम जो है वो हैंड हाइजीन कब कब करेंगे, ठीक है। तो इनको बोलते हैं क्या, मोमेंट्स। अब क्या किया कि जो हमारा WHO है, ठीक है, WHO ने क्या किया कि अपने को 5 मोमेंट्स दिए कि जब ये मोमेंट होंगे तब हमें क्या करना है, हैंड हाइजीन करना है, यानी कि हैंड रब और हैंड वॉश करना है, ठीक है। उसको आप याद कैसे रख सकते हो, 3A और 2B ऐसे याद रख सकते हो। अब इसमें 3 तो आफ्टर होंगे और 2 बिफोर होंगे। कैसे होंगे, आफ्टर में पहला होगा आफ्टर टचिंग ए पेशेंट, किसी भी पेशेंट को टच करने के बाद, ठीक है।
दूसरा होगा इसमें आफ्टर टच पेशेंट सराउंडिंग। ठीक है, जो पेशेंट का सराउंडिंग है उसको टच करने के बाद भी हमें क्या करना है, हैंड वॉश करना है। और तीसरा आफ्टर हमारे पास क्या होगा, आफ्टर परफॉर्म ए प्रोसीजर। अगर हमने कोई भी प्रोसीजर किया है तो उसके बाद में भी हम क्या करेंगे, हैंड हाइजीन करेंगे। तो ये 3 आफ्टर हो गए और 2 इसके अंदर बिफोर है, 2 बिफोर। ये कैसे है, पहला है बिफोर टचिंग पेशेंट को टच करने से पहले, और दूसरा है बिफोर परफॉर्म ए प्रोसीजर, किसी भी प्रोसीजर को करने से पहले। तो देखो हमारे पास क्या हो गया, 3 अपने पास आफ्टर हो गए और 2 बिफोर हो गए। 3 आफ्टर में कौन सा है कि पेशेंट को टच करने के बाद और पेशेंट के सराउंडिंग को टच करने के बाद, और लास्ट है किसी भी प्रोसीजर को करने के बाद। तो 3 तो आफ्टर हो गए। और 2 बिफोर में कौन सा है कि पेशेंट को टच करने से पहले और कोई भी प्रोसीजर करने से पहले। तो ये जो 5 मोमेंट है उसके अंदर हमें क्या करना है, हमें हैंड हाइजीन करना है। ठीक है, अब ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन में वही है, आफ्टर टचिंग ए पेशेंट, ये भी सही है, बिफोर टचिंग द पेशेंट, ये भी सही है, एंड आफ्टर टचिंग पेशेंट सराउंडिंग, ये भी ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा, 4th ऑल आ जाएगा। नेक्स्ट अपने पास है कि मेरास्मस इज रिपोर्टेड इन इंडियन चिल्ड्रन मेनली ड्यू टू। ये जो मेरास्मस, ये एक डिजीज़ है मेरास्मस, ये जो है वो जो इंडियन जो चिल्ड्रन है उसके अंदर कब देखने को मिलती है, या किस केस में हमें ये डिजीज़ होती है। तो देखो कुछ डिजीज़ होती है जिसको बोलते हैं PEM, ठीक है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, ठीक है। माल न्यूट्रिशन का मतलब होता है न्यूट्रिशन की कमी, माल का मतलब होता है कमी, ठीक है। तो अगर किसी चिल्ड्रन के अंदर प्रोटीन और एनर्जी की कमी होगी तो उस डिजीज को हम क्या बोलेंगे, PEM बोलेंगे, या प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन बोलेंगे। अब इसके अंदर मेनली 2 डिजीज आती है। पहली को बोलते हैं मेरास्मस, ठीक है। दूसरे टाइप वाली को बोलते हैं क्या, क्वाशियोरकोर। अब देखो कि जब कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, ठीक है, इन दोनों की जब कमी होगी तो कौन सा होगा, मेरास्मस। और क्वाशियोरकोर में क्या होगा, इसके अंदर ओनली प्रोटीन की जब कमी होगी तो कौन सा होगा, क्वाशियोरकोर, ठीक है। अब ये जो मेरास्मस है ये किसके अंदर होता है, जो 1 साल से छोटे बच्चे हैं, ठीक है, 1 साल से जो छोटे बच्चे हैं उनके अंदर ये होगा कौन सा, मेरास्मस। और 1 से 3 साल के बीच के जो बच्चे हैं उसके अंदर कौन सा होगा, क्वाशियोरकोर होगा। दूसरी बात क्या कि जो मेरास्मस वाली डिजीज़ है उसके अंदर जो पेशेंट होगा, जो बच्चा होगा, उसके अंदर हमें ईडिमा देखने को नहीं मिलेगा। ईडिमा जो है वो एक टाइप की सूजन होती है, तो ईडिमा देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि बच्चा एकदम दुबला पतला मिलेगा। लेकिन जो क्वाशियोरकोर है उसका जो पेशेंट होगा उसके अंदर ईडिमा देखने को मिलेगा, ठीक है, यानी कि बच्चा जो है वो फूल जाएगा, है ना। तो इसको बोलते हैं क्या, क्वाशियोरकोर। अब हम ऑप्शन में देखते हैं, ठीक है, कि मेरास्मस इज रिपोर्टेड इन इंडियन चिल्ड्रन मेनली ड्यू टू, पहले ऑप्शन है ड्यू टू डिक्रीज इनटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब मेरास्मस में हमने क्या देखा कि कार्बोहाइड्रेट की भी कमी है और प्रोटीन की भी कमी है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन, अब पहले में कार्बोहाइड्रेट की कमी है, दूसरे के अंदर प्रोटीन की कमी है। तो अगर केवल प्रोटीन की कमी होती है तो कौन सा होता, क्वाशियोरकोर, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। तीसरा है फैट और विटामिन का कोई मतलब है नहीं, तो आंसर कौन सा आ जाएगा, फर्स्ट, ड्यू टू डिक्रीज इनटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि मिनिमम एज क्राइटेरिया फॉर ब्लड डोनेशन इन इंडिया। जो ब्लड डोनेट हम करते हैं उसके लिए मिनिमम एज क्राइटेरिया क्या है। तो इंडिया के अंदर आपको पता है, इंडिया के अंदर जो है वो कम से कम 18 साल जो है वो होनी चाहिए, और हाईएस्ट कितनी, 65 ईयर एज होनी चाहिए, किसके लिए, ब्लड डोनेशन करने के लिए। तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा, 18 ईयर जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, विच इज़ द एंगल परफॉर्म
फॉर वेनिपंक्चर। तो वेनिपंक्चर हम करते हैं जब सैंपल लेते हैं हम वेन से, तो हमारा जो एंगल है ना, जो नीडल और जो हमारी ह्यूमन बॉडी की सरफेस का जो एंगल है, ये एंगल कितना होना चाहिए। तो देखो इसमें बहुत सारी वेरिएशंस हैं, लेकिन नॉर्मली क्या बोलते हैं कि जो 30 डिग्री का एंगल है उससे एंगल कम होना चाहिए, या ऐसा बोल सकते हैं कि 15 to 30 डिग्री का एंगल इसमें होना चाहिए। अब देखो मतलब 30 डिग्री से नीचे के दो ऑप्शन हमारे पास है, एक तो 30 डिग्री है और एक 20 डिग्री है। तो मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर जब दो ऑप्शन हमारे पास आएंगे तो इसमें 30 डिग्री अपने को सही करना है। ये एक स्टैंडर्ड होता है, ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड एंगल है। तो इसका आंसर हम कौन सा करेंगे, 30 डिग्री करेंगे, ये आपको याद रखना है। तो ये बात तो होगी किसकी, वेनिपंक्चर के केस की, यानी कि जब हम वेन से सैंपल लेंगे। लेकिन जब हम आर्टरी से सैंपल लेंगे, ठीक है, आर्टरी से, तो हमें एंगल कितना चाहिए, तो हमें चाहिए कितना, 30 to 45 डिग्री का एंगल जो है वो हमें रखना पड़ेगा। तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। तो इसमें वेनिपंक्चर में कौन सा आएगा, 30 डिग्री एंगल जो है वो इसमें आएगा। नेक्स्ट अपने पास कौन सा है, सेल्फ लाइफ ऑफ प्लेटलेट। प्लेटलेट की सेल्फ लाइफ कितनी होती है। अब प्लेटलेट मेनली कितने टाइप की होती है, जो ब्लड बैंक के अंदर है वो प्लेटलेट, एक तो होती है इसको बोलते हैं RDP, और दूसरा है इसको बोलते हैं कौन सा, SDP, रैंडम डोनर प्लेटलेट और सिंगल डोनर प्लेटलेट। ठीक है, ये दो होती है, ये दो टाइप की है। और ये होती क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन दो टाइप की प्लेटलेट हम स्टोर करते हैं, ठीक है। और इन प्लेटलेट की जो बैग होती है, ठीक है, उसके ऊपर इस तरीके से 5 लिखा रहता है ना। इसका मतलब है कि प्लेटलेट की जो सेल्फ लाइफ है वो कितने दिन की होगी, वो 5 दिन की होती है। अगर नहीं भी लिखा हो तो हम जो है वो क्या याद रखेंगे, प्लेटलेट के लिए 5 दिन हम याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द साइज ऑफ वेनिपंक्चर नीडल इन एडल्ट। तो ये आपको याद रखना है कि जब भी हम सैंपल लेंगे तो नॉर्मली जो ब्लड सैंपल हम लेते हैं उसके लिए 19 to 21 गोज की नीडल हमें जो है वो यूज़ करनी होती है। और नॉर्मली अगर पूछें तो 21 गोज, ठीक है, 21 गोज की नीडल हमें यूज़ करनी होती है, किसके लिए, सैंपल कलेक्शन के लिए या वेनिपंक्चर के लिए, ठीक है। लेकिन जो हमारा ब्लड बैंक है, जो ब्लड बैंक है उसके अंदर हम जो है वो नीडल थोड़ी सी मोटी यूज़ करते हैं। उसका जो बोर साइज़ है, यानी उसके अंदर जो छेद है वो थोड़ा सा क्या होगा, बड़ा होगा। तो वो कितने गोज की होगी, वो होती है 16 गोज की। तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। और जो वेनिपंक्चर है उसके केस में आंसर कौन सा आएगा, तो 19 to 21 गोज आएगा, या 21 गोज आप याद रख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एन आर्टरी इन एन ह्यूमन हार्ट इज नॉट करेक्ट। कौन सा जो है वो आर्टरीज के लिए सही नहीं है, ये पूछा गया है। अब देखो दो चीज़ें होती है हमारे पास, एक तो होती है आर्टरी, एक होती है कौन सी, वेन्स। अब आर्टरी जो होती है उसकी जो वॉल है, ठीक है, वो थोड़ी सी थिक होती है, ठीक है, ये जो वॉल है ये थोड़ी सी थिक होगी। लेकिन जो वेन है उसकी वॉल होती है थोड़ी सी थिन या पतली होती है, ठीक है। और बीच का जो पार्ट है जिसके अंदर ब्लड फ्लो करता है उसको क्या बोलते हैं, उसको ल्यूमेन बोलते हैं, ठीक है। और ये वाली क्या होगी, ये होगी इसकी वॉल। अब इसके अंदर आप देखो कि जो आर्टरी है उसके अंदर वॉल तो क्या होगी, मोटी होगी, लेकिन जो ल्यूमेन है वो कैसी होगी, पतली होगी। इसका उल्टा किस में होगा, वेन में होगा। इसके अंदर वॉल तो क्या है इसकी, थिन, ठीक है। और जो अंदर की जो ल्यूमेन है वो है क्या, वो थोड़ी सी वाइड होती है, थोड़ी सी मतलब मोटी होती है। अब ऑप्शन पढ़ते हैं कि आर्टरी के लिए कौन सा गलत है। पहला ऑप्शन है आर्टरी हैज़ वॉल्व्स। अब ये भी आपको याद रखना है कि आर्टरी के अंदर जो है वो वॉल्व्स जो होते हैं ना वो नहीं होते हैं, लेकिन वेन के अंदर वॉल होते हैं। ऐसा क्यों है, क्योंकि आर्टरी के अंदर जो है वो प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए जो ब्लड फ्लो है वो पीछे नहीं आ सकता, एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है ना। वॉल्व का काम यही होता है कि जो ब्लड है उसको एक डायरेक्शन में फ्लो करवाना। लेकिन वेन्स के अंदर ब्लड प्रेशर कम होता है, इसलिए उसके अंदर वॉल्व की ज़रूरत पड़ती है। तो आर्टरी है वॉल्व तो गलत बात है। आर्टरीज आर थिक वॉल्ड, बिल्कुल सही बात है। ब्लड फ्लो इज फास्टर, आर्टरी के अंदर ब्लड फ्लो फास्ट होता है, सबको पता है। चौथा ऑप्शन है आर्टरीज हैव नैरो ल्यूमेन, बिल्कुल सही बात है। तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा, फर्स्ट आंसर आ जाएगा, आर्टरी हैव वॉल्व्स। आर्टरी के अंदर वॉल्व नहीं होते हैं एक्चुअली, ठीक है। अगला ऑप्शन हमारे पास, अगला क्वेश्चन है, तो इसमें पूछा है कि इम्यूनोग्लोबुलिन्स आर प्रोटीन्स दैट शो विच स्ट्रक्चर। कि जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स है, ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स है जैसे कि IgG, E,
MD है ना, ये जो 5 टाइप की होती है, ये किस टाइप की स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि ये प्रोटीन्स हैं। ठीक है, और इनकी स्ट्रक्चर कैसी होगी, तो ये वाई शेप्ड होती है। ठीक है, वाई शेप्ड होगी। और इम्यूनोग्लोबुलिन की स्ट्रक्चर में आपने देखा होगा कि इसके अंदर 2 होती है हेवी चेन्स, ठीक है, इस तरीके से, और 2 होती है इसके अंदर लाइट चेन्स। और ये दोनों जो है हेवी और लाइट, ये डाई सल्फाइड बॉन्ड से एक दूसरे से कनेक्ट होती है इस तरीके से। ठीक है, डाई सल्फाइड बॉन्ड से कनेक्टेड होती है ना। तो अभी आप देख रहे हो जैसे इसके अंदर 2 हेवी चेन है और प्लस में 2 लाइट चेन हो, तो अपने पास 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है। ठीक है, इसीलिए कौन सी स्ट्रक्चर होगी, ये क्वार्टनरी स्ट्रक्चर यहाँ पर होगी। और जो क्वार्टनरी स्ट्रक्चर है उसके 2 एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। पहला कौन सा, ये इम्यूनोग्लोबुलिन, और दूसरा कौन सा, हमारा हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन के अंदर आपने देखा होगा कि इसके अंदर भी 2 अल्फ़ा और 2 बीटा चेन्स होती है, इसीलिए ये भी कौन सी स्ट्रक्चर होगी, ये क्वार्टनरी स्ट्रक्चर के अंदर आएगी। अगला चलते हैं कि स्टेनिंग टेक्निक यूज्ड फॉर असेसमेंट ऑफ हार्मोनल स्टेटस, कि जो हार्मोन स्टेटस है उसके लिए हम कौन सी टेक्निक यूज़ करते हैं, कौन सी स्टेनिंग यूज़ करते हैं बेसिकली। तो देखो जो साइटोलॉजी है उसके अंदर जो सर्वाइकल स्मीयर हम बनाएंगे, सर्वाइकल सैंपल लेके और सर्वाइकल स्मीयर जब बनाएंगे तो उसके अंदर जब हमें हार्मोन स्टेटस चेक करना है तो उसके लिए हम कौन सी स्टेन यूज़ करेंगे, उसके लिए सोर स्टेन हम जो है वो यूज करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, फर्स्ट सोर स्टेन। ठीक है, दूसरा स्टेन कौन सा है अपने पास, JSB, इसको बोलते हैं जसवंत सिंह भट्टाचार्य स्टेन। ठीक है, जसवंत सिंह, लिख देता हूँ एक बार, जसवंत सिंह भट्टाचार्य स्टेन। ठीक है, ये मेनली होती है कि ब्लड स्मीयर में अपने को मलेरिया वगैरह देखना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, JSB स्टेन यूज़ करते हैं। और जो पैप स्टेन है वो मेनली हम किसके लिए यूज़ करते हैं, ये भी हम साइटोलॉजी में यूज़ करते हैं, साइटोलॉजी के अंदर। और सर्वाइकल स्मीयर है उसके अंदर जो कैंसर वगैरह है उसको देखने के लिए हम कौन सा यूज़ करते हैं, पैप स्टेन यूज़ करेंगे। और HNE स्टेन सबको पता है, ये हम हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर जो है हम इसको रूटीनली यूज़ करते हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन है कि हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर या पैथोलॉजी के अंदर रूटीनली स्टेन कौन सी काम में ली जाती है, तो वो कौन सी है, H&E स्टेन या हीमोटॉक्सिलिन एंड इयोसिन स्टेन। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर कौन सा आ जाएगा, सोर स्टेन, जो कि हार्मोन स्टेटस चेक करने के लिए यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन अपने पास है कि एग्जाम्पल फॉर लिक्विड एंटीकोगुलेंट, कि इनमें से कौन सा एंटीकोगुलेंट है जो कि लिक्विड फॉर्म के अंदर मिलेगा। तो इसमें आपको याद रखना पड़ेगा कि जो सोडियम फ्लोराइड है और EDT है और ऑक्जेलेट, ये जो तीनों एंटीकोगुलेंट है ये किस फॉर्म में मिलेंगे, ये सॉलिड फॉर्म में मिलेंगे। और एकमात्र जो सोडियम सिट्रेट है वो किस फॉर्म में मिलेगा, वो लिक्विड फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा, फोर्थ, सोडियम सिट्रेट एंटीकोगुलेंट। अब ये क्वेश्चन जो है वो बहुत बार एम्स ने पूछा है। ठीक है, जो भी एग्जाम होते हैं MLT से रिलेटेड उनका सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है, तो इसको आप एक बार देख लेना। और जो ये जितने भी एंटीकोगुलेंट हैं इनकी कितनी क्वांटिटी यूज़ करते हैं वाइल के अंदर, वो भी आप एक बार देख लेना, उनसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच इज़ नॉट ए करेक्ट पेयर ऑफ मेटाबोलाइट विद देयर एंड प्रोडक्ट, कि हमारे पास जो मेटाबोलाइट है उसका जब मेटाबॉलिज्म होगा तो उससे कौन सा एंड प्रोडक्ट बनेगा। तो देखो प्यूरिन जो है वो जब टूटेगा तो क्या बनेगा, यूरिक एसिड बनेगा। ठीक है, तो ये सही है। और जो प्रोटीन है ना, प्रोटीन जो होती है उससे क्या बनेगा, एमिनो एसिड बनेंगे। और एमिनो एसिड जो है वो फाइनली किस में चेंज हो जाएंगे, वो यूरिया के अंदर चेंज हो जाएंगे। तो ये ऑप्शन भी सही है। ठीक है, और DNA जो है, DNA किसका बना होता है, DNA बना होता है हिस्टोन प्रोटीन और डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स का। तो ये जब ब्रेक डाउन होगा या जब इसका मेटाबॉलिज्म होगा तो हमें क्या मिलेगा, हमें डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड मिलेंगे, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड बनेंगे। जबकि ये बोलता है कि फैटी एसिड बनेगा, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। जबकि जो हमारा जो फैट है, फैट का जब मेटाबोलाइज होगा तो क्या बनेगा हमारे पास, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बनेगा। ठीक है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बनेगा। लेकिन इसमें जो है वो DNA के केस में ये नहीं बनेगा, तो ये आंसर इसका गलत हो गया। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में क्या होगा कि हीमोग्लोबिन जो है वो जब ब्रेक डाउन होगा तो उसके अंदर 2 पार्ट होंगे, एक तो हीम और एक ग्लोबिन।
ये दो चीज़ें होगी। तो ग्लोबिन क्या है, प्रोटीन है, तो ये प्रोटीन के अकॉर्डिंग जो है मेटाबोलाइज हो जाएगी। लेकिन जो हीम है वो सबसे पहले चेंज होगा किसमें, बिलीवर्डिन में, ठीक है। और ये बिलीवर्डिन जो है ये बहुत ही हाईली अनस्टेबल प्रोडक्ट है, यानी कि ये एग्जिस्ट नहीं करता है, तो ये तुरंत जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, बिलीरुबिन में चेंज हो जाएगा। तो फाइनली जो है वो हीमोग्लोबिन से क्या बनेगा, बिलीरुबिन बनेगा। तो ये भी सही है। तो इसने पूछा है कि कौन सा जो है वो नोट करेक्ट है, तो कौन सा हो जाएगा, थर्ड आंसर इसका आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी इज मीडिएटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबुलिन्स। इसमें देखो जो हमारी हाइपर सेंसिटिविटी होती है टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4, ये इनमें जो है वो एक मीडिएटर होता है जिनसे ये स्टार्ट होती है, ठीक है। तो मैं सब के बारे में बात करूँगा, जैसे कि टाइप 1, ठीक है, और ये टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4, ये जो 4 टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी है, इसके अंदर जो टाइप 1 है उसका मीडिएटर कौन होगा, तो वो होगा IgE, ठीक है। जो IgE इम्यूनोग्लोबुलिन है वो इसको एज ए मीडिएटर काम करेगा। और टाइप 2 में कौन सा होगा, IgG, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये भी पूछ सकते हैं। और जो टाइप 3 है उसके अंदर कौन होगा, उसके अंदर होगा कोई भी एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और जो टाइप 4 है जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी बोलते हैं, इसके अंदर जो है वो मीडिएटर कौन होगा, तो इसके अंदर होगा TDTH सेल्स होंगी। DTH का मतलब है डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी। तो ये एक टाइप की टी लिम्फोसाइट होती है, ठीक है, इसको बोलते हैं T डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी सेल्स। तो ये टाइप 4 में होगी। अब इसने पूछा है कि टाइप 1 में कौन सी होगी, तो कौन सी होगी, IgG होगी, है ना। तो इसका आंसर आ जाएगा कौन सा, सेकेंड आंसर IgE। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, टू मेक 1:5 डाइल्यूशन ऑफ सीरम सैंपल डाइल्यूट, कि हमें 1:5 अगर डाइल्यूशन प्रिपेयर करना है तो उसके लिए हम कितना कितना और क्या क्या मिक्स करेंगे, ठीक है। तो अपने को क्या होगा कि हमारे पास एक तो होगा डाइल्यूएंट जिसके अंदर हम मिक्स करेंगे, और एक होगा हमारे पास सैंपल के अंदर मेनली हम क्या लेंगे, सीरम यूज़ करेंगे, है ना। हम सीरम को डाइल्यूट करते हैं तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, कोई भी डाइल्यूएंट यूज़ करेंगे। अब देखो अपने को बनाना है 1:5, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है तो ध्यान से देख लेना। अपने को 1:5 डाइल्यूशन बनाना है। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/5, यानी कि 5 में कितना है, 1 है, तो ये 5 तो हो जाएगा अपने पास टोटल, और ये 1 हमारे पास क्या हो जाएगा, ये सीरम हो जाएगा, ठीक है। तो अगर 5 टोटल है और उसके अंदर अगर 1 पार्ट सीरम है तो डाइल्यूएंट कितना हो जाएगा, जो 4 पार्ट है वो अपना क्या हो जाएगा, डाइल्यूएंट, ठीक है। तो इसके अंदर अपना 1 पार्ट सीरम और 4 पार्ट क्या हो जाएगा, डाइल्यूएंट हो जाएगा। अब ऑप्शन में देखते हैं कि 1 ml ऑफ सीरम विद 4 ml ऑफ डाइल्यूएंट, तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 1 ml ऑफ सीरम और 5 ml डाइल्यूएंट, तो ये गलत है। और अगला है 1 ml सीरम और 6 ml डाइल्यूएंट, तो ये गलत है। और 5 ml सीरम, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा, 1 ml सीरम और 4 ml डाइल्यूएंट, टोटल कितना हो जाएगा, 5 ml हमारे पास हो जाएगा। और इसमें ये डाइल्यूएंट वाला क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछ लेते हैं और ये लैब में भी बहुत बार काम आता है जब हम डाइल्यूशन बनाते हैं, तो ये आपको याद रखना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हमने डिस्कस किए। अभी आज शाम तक जो है वो आपके पास मॉक टेस्ट अवेलेबल हो जाएगा, तो आप उसको भी एक बार सोल्व कर लेना।